नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की लड़ाई में जीत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हुई है। महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति को प्रचंड जीत मिली है, जिस तरह से बीजेपी को सबसे ज्यादा जनता का प्यार मिला, उससे तय था कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस से बेहतर नाम कोई हो ही नहीं सकता था। महाराष्ट्र की सियासत के बादशाह बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आज मुहर भी लग गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ताज फडणवीस के सिर फिर सजने जा रहा है। कल मुंबई के आजाद मैदान में फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से एमवीए की मुसीबत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। शरद पवार ने कई चाल चलने की कोशिश की, उनके सारे पैतरे फेल हो गए। उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। ना ही उनकी पार्टी में जान बची है और ना उनको किसी का साथ मिल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति से उद्धव ठाकरे का द एंड नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र की सरकार से क्यों मचा है एमवीए में रार, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति की ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शपथ की तो जोर शोर से तैयारी है। कल शाम 5:30 बजे शपथ समारोह होना है, लेकिन एमवीए में क्या चल रहा है? देखिए, एमवीए तो क्लूलेस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हार इतनी शर्मनाक हुई है कि सब लोग आपस में ही अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। अभी तक 10 दिन बीत गए। राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, एक तो दायित्व बनता था कि ये लोग एक जगह बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीटिंग करते। बिल्कुल न मीटिंग न प्रेस कॉन्फ्रेंस। कम से कम जनता को धन्यवाद दिया होता कि 46 सीटें दे दी। इतना तो बनता ही है, इतना तो कट्स ही है कि कम से कम हार हुआ तो क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के हार के बारे में कहा ना भाई कि हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से ये करेंगे। कम से कम इतना तो कर दिया। क्यों? क्योंकि हार इतनी शर्मनाक है कि इनकी पार्टी एक साथ रह पाएगी, इसके ऊपर सवाल खड़े हो गए। उद्धव ठाकरे के बारे में बात करते हैं। उनको यह समझ में आ गया है कि पार्टी उनकी ज्यादा दिन तक उनके साथ रहेगी नहीं। जो जीत के आए हैं वो भी जाएंगे, और इसलिए जिस दिन से ये रिजल्ट आया है, रोज कुछ न कुछ मीटिंग, कभी उसको बुलाओ कभी उसको बुलाओ। आज भी मीटिंग हुई है। हाँ, मीटिंग हुई है। और मीटिंग किस बात के लिए कर रहे हैं? अब उनको समझ में आ गया। पहले तो उन्होंने पैतरेबाजी की, भाई कांग्रेस के साथ ही रहना है, बीजेपी के खिलाफ रहना है। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई पार्टी के अंदर तो तापमान कुछ और ही है। जो कोई आ रहा है वो यही कह रहा है कि आपकी वजह से हारे, ये कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाना था। तो अब नया पैतरा इन्होंने शुरू किया। एक डिबेट डिस्कशन चल रहा था, खबर भी आ रही थी, हम लोग बता भी रहे थे कि खुल के जो हार गए वो, जो जीते वो कह रहे थे कि भाई देखिए, हम लोगों को हिंदुत्व के ऊपर वापस लौटना है। हिंदुत्व के ऊपर वापस लौटने का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से बिल्कुल अलग थलग होना जरूरी है। और आज ये फैसला हुआ कि बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो अकेले चुनाव लड़ेगी और हिंदुत्व भी वापस आएगी। लेकिन ये पैतरेबाजी, ये भी समझ लीजिए, ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। ये फैसला अगर नहीं ले तो पार्टी कब टूट जाए इनको पता नहीं चले। क्योंकि लोग मीटिंग में बैठते हैं, मीटिंग में बातचीत करते हैं, बाहर निकलते हैं, वो बीजेपी वालों को फोन कर रहे हैं, कोई तो शिंदे को फोन कर रहा है, कोई भाई साहब यहाँ आज ये मीटिंग में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। कारण क्या है? बीएमसी उनको साफ साफ दिख रहा है कि ये तो हाथ से गया। और इसलिए ये संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, ये जो पैतरेबाजी कर रहे थे कि नहीं, हमें महागठबंधन, ये जो महाविकास अघाड़ी है, उससे बाहर नहीं जाना है, दबाव की वजह से और पार्टी को बचाने के लिए उनसे सुर में सुर मिला रहे हैं।
नेताओं के साथ बातचीत, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे में तो हम लोग हार ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, खत्म तो हो ही गए हैं। तो ये अघाड़ी के जो सबसे बड़े नेता, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उद्धव ठाकरे, उनका ये हाल है। लेकिन जो पैतरे अपनाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, या जो रणनीति अभी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हिंदुत्व पे वापसी करेंगे या कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाएंगे, ये पैतरे आजमाने के बाद भी क्या उद्धव ठाकरे अपनी साख बचा पाएंगे? देखिए, साख तो खत्म है और साख बचाने की कोशिश की जा रही है, तैयारी चल रही है। लेकिन फडणवीस मुख्यमंत्री बने और फडणवीस को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते हैं उद्धव ठाकरे। और जब उद्धव ठाकरे ने उनके साथ धोखेबाजी की तो अब फर्ज बनता है देवेंद्र फडणवीस का कि वो भी उद्धव ठाकरे को दिखाएं कि तुम्हारी औकात क्या है। उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत तो असेंबली से होगी। असेंबली में अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने विधायक हैं? 236 से ज्यादा। और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट, 8 से 10 इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट किया है। अभी विपक्ष में क्या स्थिति है? 20 विधायक हैं उद्धव ठाकरे के पास, 16 कांग्रेस के पास और 10 शरद पवार के पास। लेकिन ये तीनों मिलाकर नहीं देखा जा सकता। बाहर में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अघाड़ी से अलग होंगे तो सदन में भी अलग ही होना पड़ेगा। अपोजिशन पार्टी में सब अलग अलग खेमे में रहेगी। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत अपोजिशन पार्टी को क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन बनना। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आओगे कैसे? क्योंकि आप लोगों के पास, किसी पार्टी के पास तो 10% सीट है नहीं, 28 से ज्यादा सीटें चाहिए, यानी 29 सीटें चाहिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका देने के लिए, जो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। अब उद्धव ठाकरे की पहली मुश्किल यह है कि अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी उद्धव की है, 20 सीटें हैं, लेकिन 29 सीटें नहीं हैं। अब 20 सीटों से ये लीडर ऑफ अपोजिशन किसी को बना नहीं सकते। इनके पार्टी के नेता परेशान हैं कि अगर फडणवीस चाहें, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो वो भूमिका में इन्हें दे सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये परंपराएं हैं। लेकिन उन परंपराओं के पालन के लिए सरकार की भूमिका होती है, सत्ताधारी पार्टी की भूमिका होती है कि अगर वो चाहे तो लीडर ऑफ अपोजिशन छोटी पार्टी को भी बना सकती है जिसके पास 10% सीट नहीं है। अगर वो नहीं चाहे तो नहीं बनाएगी, नियम ऐसा है नहीं। तो अब उद्धव ठाकरे के खेमे में परेशानी सबसे बड़ी यह है कि इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ इन्होंने बड़ी धोखेबाजी की है और वो एक एक करके बदला लेने के चक्कर में है। जिस तरीके से उनके टारगेट में 4 लीडर हैं, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत के अलावा नाना पटोले और दूसरी तरफ शरद पवार, ये चारों जो बड़े नेता हैं उनसे चुन चुनकर बदला लिया जाएगा और सबका टारगेट लिस्ट तैयार है कि कौन कौन समय में किनके साथ क्या किया जाना है। बिल्कुल, कल तो शपथ होना है, न्योता तो सभी को भेजा गया है। क्या उद्धव ठाकरे जाएंगे? भाई क्या, किस मुंह लेकर के जाएंगे? वो किस मुंह लेकर के जाएंगे? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करते आए हो, जिस तरीके से संजय राउत को आपने खुली छूट दे दी है, तो कभी कोई कुछ गालियां, कभी कुछ, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आपको जो है रेड कारपेट वहां दिया जाए। अगर उनको बेइज्जत होना है वो जाए, अगर वो पहुंचेंगे भी तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे उनको बेइज्जती का ही सामना करना पड़े। हालांकि महाराष्ट्र में ये देखा गया है कि इस तरह के मौके पे लोग जाते हैं, वहाँ पे सम्मान सत्कार होता है, लेकिन ये पहले की कहानी है। जिस तरीके का भाषा का स्तर इन लोगों ने उद्धव ठाकरे गुट ने गिराया है, आप बताइए, मुख्यमंत्री तो सिंधे थे, वो बने क्या शरद पवार की पार्टी के छोड़ के? मैं शरद पवार की पार्टी को इसलिए मैं अलग कर रहा हूं क्योंकि वो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल शरद पवार की पार्टी से कभी हुआ नहीं। लेकिन कांग्रेस वाले और ये उद्धव ठाकरे वाले, इन लोगों ने कभी भी एकनाथ शिंदे को जो ड्यू रिस्पेक्ट होता है एक चीफ मिनिस्टर को, वो दिया? गद्दार है तो चोर है तो खोखा करते थे, ये इस तरह की भाषा। तो ये तो मुझे लग रहा है कि जो जनता ने फैसला दिया, उस फैसले के पीछे एक संदेश भी दिया। ये संदेश ये है कि बड़ा डिबेट करने का शौक था कि ये गद्दार वो गद्दार। महाराष्ट्र की जनता ने ये साबित किया अपने वोटिंग से कि अगर कोई महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दार कहलाने लायक है तो वो उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उन्होंने विचारधारा के साथ गद्दारी की, हिंदुत्व के साथ गद्दारी की,
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ गद्दारी की, उन्होंने सावरकर के साथ गद्दारी की, तो उसी का खामियाजा बताया जा रहा है कि कल मंच में सावरकर की तस्वीर लगाई जाएगी, बिल्कुल लगनी चाहिए और बाला साहब ठाकरे की भी तस्वीर लगनी चाहिए। ये दे आर नेशनल हीरोज। ये बात अलग है कि उद्धव ठाकरे की आंख में मोतियाबिंद पड़ गया था, इसलिए वो अपने ही पार्टी के अंदर हिंदू हृदय सम्राट लिखना भूल गए बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे। तो ये मुझे लग रहा है कि जनता ने बहुत कायदे से ऐसा पनिश किया है कि जहां से इनको वापस खड़ा होने में बहुत समय लगेगा। सर, शरद पवार के मन में क्या चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, शरद पवार तो भी साइलेंट मोड में है। डर तो उनको फडणवीस से सबसे ज्यादा था, और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, दोस्ती है, उनसे सबसे ज्यादा परेशानी शरद पवार को है। शरद पवार ने इन दोनों के साथ धोखेबाजी की। पिछली बार जब सरकार बनाने की बात आई थी तो शरद पवार ने दोनों को ह्यूमिलिएट किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति देवेंद्र फडणवीस की उस प्रकरण के बाद हुई थी कि आपको जब पता था कि अजीत पवार के साथ विधायक नहीं है तो सीएम बनने की जरूरत क्या थी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो ऐसा नहीं था कि पहली बार सीएम बन रहे थे, उससे पहले सीएम रह चुके थे। और ऐसे में शरद पवार ने अजीत पवार को आगे बढ़ाया, डिप्टी सीएम बनवाया और 2 दिन के अंदर सरकार गिरा दी। मतलब ये चाल जो थी शरद पवार की, उसी से डरे हुए हैं कि ये दोनों एक मंच पर है। और पिछली बार सरकार किसकी थी? एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे सीएम थे और एकनाथ शिंदे तकरीबन 3 से 4 बार जाकर शरद पवार से मुलाकात किए थे। पता नहीं इन लोगों के बीच आपसी तालमेल कैसा है, ये एक अलग मसला है, क्योंकि उस समय अजीत पवार डिप्टी सीएम और इनको लगता था कि कम से कम शरद पवार के साथ तालमेल रखेंगे, अजीत पवार बैलेंस में रहेंगे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हैं तो शरद पवार के खेमे में डर इस बात का है कि बचे खुचे जो लोग हैं वो भी अजीत पवार के साथ चले गए तो फिर हमारी पार्टी में कौन बचेगी? सुप्रिया सुले। और कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि अभी से आवाज उठने लगी कि भाई ये नाना पटोले कौन है। नाना पटोले के बारे में मीटिंग के अंदर कहा गया ये संघ का एजेंट है, नागपुर से है और ये पहले भारतीय जनता पार्टी में था। इसने जानबूझकर कांग्रेस को इस हद तक पहुंचाया है। अब सबसे पहले नंबर तो पटोले का आया है, जो पूरे कांग्रेस के अंदर इस बात की खलबली है कि पहले पटोले को अलग करो। अब पटोले जाएगा तो फिर बाला साहब थोराट तो पहले से तैयार बैठे थे, इस बार इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। क्योंकि पिछली बार बाला साहब थोराट को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, उनके भांजे को जो एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया और इनको साइड में डाल दिया गया, साइलेंट कर दिया गया। पूरे चुनाव के दौरान जब पटोले पर सवाल उठे तो ही बाला साहब थोराट को आगे लाया गया, उससे पहले वो बिल्कुल साइड में थे। तो कांग्रेस के अंदर आपसी अंतर्कलह जो चल रही है उससे कांग्रेस कुछ समय के बाद एक एक करके बिखरना। लेकिन आपने जिस तरह से समझाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह है, इतनी ज्यादा रार अगर कांग्रेस पार्टी में है तो राहुल गांधी के पास क्या वक्त नहीं है? वो संभल जा सकते हैं, वहां को लेकर नौटंकी और राजनीति कर सकते हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र जाते वहां अपने नेताओं के साथ बैठक? देखिए, महाराष्ट्र के नेताओं को पता है अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किए तो वो पंजाब से भी बदतर स्थिति होगी। सिद्धू की तरह वहां जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए, सिद्धू मुंह बाढ़ के खड़े थे कि हम सीएम बन जाएंगे, वहां चन्नी को ले आया, सिद्धू भी नाराज, चन्नी भी नाराज, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर चले गए। पंजाब में पूरी तरह से पार्टी बिखर के खत्म हो गई। महाराष्ट्र में अगर एंट्री मारते हैं राहुल गांधी तो वहां भी बची खुची कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, इसलिए इनको दूर रखा जा रहा है वहां के पॉलिटिक्स से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में कल नई सरकार का शपथ होना है। कल शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि एमवीए का कौन कौन सा बड़ा चेहरा वहां नजर आता है, क्योंकि न्योता तो सभी को भेजा गया है, पर महायुति की जीत से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं और उन्होंने आज ये भी कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बैठक में बताया कि आने वाले समय में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। मतलब अब एमवीए पूरी तरह से टूट की कगार पर है, पर औपचारिक ऐलान का ही सभी को इंतजार है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।